मतलब प्रदूषक क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, और पर्यावरण जो आपके सामने राजनीति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप स्पेशल यूनिट 3 का वीडियो देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 4 भी पढ़ाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे, बाकी के यूनिट पढ़ लेना। साथ के साथ सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मात्र 700 सब्सक्राइबर अपन पीछे हैं। कितने? मात्र 700 सब्सक्राइबर अपन पीछे हैं 20,000 सब्सक्राइबरों के पूरा होने में। 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने में अपन 700 सब्सक्राइबर पीछे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए कोई नया वीडियो आएगा तो आपका भी फायदा है, और आप सभी अपनी फैमिली का हिस्सा भी बन जाओगे। फ्री में नोट्स डालता हूं, फ्री में क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब कुछ फ्री में दे रहा हूं, बस आपको तो सब्सक्राइब करना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भाई, पहला है वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण? वायु प्रदूषण की परिभाषा की बात करें, वायु में हानिकारक गैसों और कणों की अधिकता के कारण क्या फैलता है? वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। मतलब जो हमारी वायु है आपके सामने, उसमें अलग अलग प्रकार के जो हानिकारक गैसेस फैल जाते हैं, उसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण फैलता है। अब कैसे फैल रहा है वायु प्रदूषण? किन किन कारणों से आपके सामने वायु प्रदूषण देखने को मिलता है? पहला कारण है इनके पीछे वाहन। क्या कारण है भाई आपके सामने? जो इनके पीछे वाहन, अलग अलग प्रकार के जो व्हीकल चलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो वाहन चलते हैं, ये क्या करते हैं आपके सामने? वायु के अंदर प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और भी अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है, जो वायु में जाकर क्या करती है भाई? प्रदूषण फैलाने का काम करती है। क्या करती है? वायु में जाकर प्रदूषण फैलाने का काम करती है। अगले वाला औद्योगिक धुआं। औद्योगिक धुआं क्या होता है? अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज लगी होती है, उन चिमनियों से क्या अलग अलग प्रकार का धुआं निकलता रहता है। अब ये धुआं क्या करता है भाई आपके सामने? उसमें भी CO2, SO2, NO2 जैसी खतरनाक रसायन है, खतरनाक रासायनिक जो गैसेज है, वो क्या होती है आपके सामने? हवा में जाती हैं और वायु को प्रदूषित करने का काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है आपके सामने? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, आपके सामने प्राकृतिक गैस, और भी अन्य प्रकार के रसायन हो गए। जैसे आप एसी यूज करते हो तो इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता था पहले, है ना? या फिर जो रेफ्रिजरेटर होता है उनके अंदर इसका यूज होता था ठंडा करने के लिए आपके सामने। तो ये आपके सामने क्या करते हैं? हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं। आपने क्या करते हो? आप घरों में जो चूल्हे पर खाना बनाते हो, इससे जो धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। तो अलग अलग प्रकार के जो जीवाश्म प्राकृतिक ईंधन है, वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, वायु प्रदूषण को फैलाने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट है वनों की कटाई। आपके सामने जो वन होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन वनों की जो कटाई होती है, इससे क्या होता है भाई? प्रदूषण फैलता है। कैसे फैलता है? देखो, एक तो अपन क्या करें? जीवाश्म ईंधन, अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषक हैं, इनको इन्वायरमेंट में फैला रहे हैं। फिर जो वन है, इनकी भी कटाई कर रहे हैं। तो वो तो कहते हैं ना आपके सामने, दोहरा नुकसान कर रहे हैं अपन। क्यों? इस प्रदूषण को नियंत्रित कौन करते हैं? वन है आपके सामने, जंगल है, वो इस प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करते हैं। वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं पौधे, आपको पता है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की आप मात्रा ज्यादा छोड़ रहे हो, दूसरा वनों की भी कटाई कर रहे हो, इसलिए वायु प्रदूषण ज्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए दिल्ली जैसे शहरों में आपके सामने ज्यादा वायु प्रदूषण रहता है। अब आपके सामने कैसे नियंत्रित कर सकते हो आपके सामने इसके प्रभाव? अब इसका वायु प्रदूषण के क्या क्या नुकसान होते हैं? आप दमा क्या होता है भाई आपके सामने? जो लोग होते हैं ना, जिनको सांस की समस्या होती है, वो फेफड़े के रोग हो सकते हैं, आपको दमा से संबंधित रोग हो सकते हैं। मैं आपके सामने शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में या कोई भी शहर में चले जाओगे ना, एक दिन के लिए बाहर चीज देख लेना, उस पर एक परत जम जाएगी पूरी की पूरी कालिक की। तो अब सोचो, वही गैस आपके फेफड़ों में भी जाती है। फेफड़ों का काम यही है आपके सामने, हवा को फिल्टर करना। एक तरीके वो भी फिल्टर का रूप में काम करते हैं। क्यों? ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, तो वो ऑक्सीजन के साथ आपके सामने धूल के कण, वायु प्रदूषण के कण जा रहे हैं और आपके फेफड़ों में जम जा रहे हैं। यह समझ लो, आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हो तो भी उतना का उतना धुआं फूंक रहे हो। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होती है। ताजमहल है, उसका रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है। जो आपके सामने घर हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो ऊपर से जो पत्थर वगैरह चटकने लग जाते हैं। क्यों? एसिडिक रेन की वजह से। जो ये SO2 जैसे हानिकारक गैसें होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड खास करके SO2 है,
ये क्या होती है आपके सामने, एक बहुत ज्यादा हानिकारक गैस होती है। ये क्या होती है, पानी के साथ मिल जाती है और जब पृथ्वी पर आती है तो क्या करती है, अम्ल की वर्षा करती है, एसिडिक नेचर की वर्षा करती है। जैसे पत्थर हो गया, जो इमारतें होगी उनको नुकसान पहुंचता है। अगर मनुष्य इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उसको भी शरीर को नुकसान पहुंचता है। अगले वाला है ग्रीन हाउस प्रभाव। आपके सामने जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्यों? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अगले वाला ओजोन परत की क्षति। जो ओजोन परत आपके सामने O3, ओजोन परत का फॉर्मूला क्या था भाई, O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर आपके सामने किसका बनाते हैं, ओजोन परत का। अब ओजोन परत का काम क्या है, जो हमारे पृथ्वी है उस पे जो सूरज के द्वारा हानिकारक किरणें, यूवी रेडिएशन जिनको बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्या करते हैं, उनको पृथ्वी पर आने से आपके सामने रोकती है ना। लेकिन क्या हो रहा है, अब जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करता है आपके सामने, इस ओजोन को, O3 का जो फॉर्मूला होता है इसको तोड़ देता है ना। जिससे क्या है आपके सामने जो परत होती है ओजोन की वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। सबसे पहले अंटार्कटिक जो जगह है वो, उसके ऊपर आपके सामने ओजोन की परत, उसमें छेद देखने को मिला था। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं वायु प्रदूषण से। अब इनको, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, वर्षारोपण के माध्यम से। बहुत सारे पेड़ लगाओ भाई आपके सामने, जिससे क्या होगा, जो आपके सामने वायु प्रदूषण रुकेगा। स्वच्छ ईंधन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ईंधन के जो साधन होते हैं उनका उपयोग करो। और वाहन है उनमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाओ। जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो भी रियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पर खड़े वैसे बनवा लिया 50 रुपए देकर, वो बना देगा फर्जी, आपको पता है। लेकिन उन वाहनों की आपके सामने सही से जांच करा के जो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं उनको मार्केट से हटा दिया जाए। समझ में आ गया। तो ये था जल प्रदूषण, बहुत गहराई से आपको समझाया, मुझे उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे फैलता है, औद्योगिक अपशिष्ट है, जो उद्योग होते हैं उनके कचरे की वजह से जल प्रदूषण देखने को मिलता है। सीवरेज व कृषि रसायनों की वजह से जल प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो औद्योगिक कचरे की वजह से। अगले वाला आपके सामने, जल प्रदूषण किससे देखने को मिलता है, जल जनित जितने भी रोग होते हैं, जल से संबंधित आपके सामने जितने भी रोग देखने को मिलते हैं, जिसमें जलीय जीवों की भी मृत्यु हो जाती है। कैसे देखने को मिलता है भाई, रस उद्योग है, जैसे आपके सामने कपड़ा, चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग को, चमड़े को धोने के लिए अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब उस पानी को सीधा बिना ट्रीटमेंट के सीधा का सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है। जैसे नदियां हैं, कोई झील है, पोखर है, जिसमें भी छोड़ा जाता है उस नाले को, वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। घरों से निकलने वाले सीवरेज को और कृषि रसायनों को ऐसा का ऐसा आपके सामने क्या कर दिया जाता है, उसको आपके सामने जो नुकसान है उससे कृषि रसायनों से सीधा का सीधा आपके सामने नदियों में पहुंच जाते हैं, तालाबों में या पोखरों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है आपके सामने। तो इस सब से आपके सामने क्या होता है, जल प्रदूषण देखने को मिलता है। अगले वाला है जल जनित रोग। जल से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं भाई, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है जल प्रदूषण से, जल जनित रोग होते हैं। समझ में आ गया। लोगों के आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जोड़ों से संबंधित बीमारियां देखने, पैर टेढ़े हो जाते हैं, दांतों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं, मतलब लगभग हड्डियों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। जलीय जीवों की मृत्यु, और उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है जो नदियों वगैरह में। इससे जो जलीय जीव होते हैं, मछलियां होती है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है और वो आपके सामने तट पर देखने को मिलती है। काफी बार नदियों किनारे आपने देखा होगा कि है नहीं, मछलियां नहीं है उस पानी में। क्यों नहीं है, क्योंकि जलीय जीव है आपके सामने, उनकी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण। नियंत्रण कैसे नियंत्रण कर सकते हो, जल शोधन संयंत्र बनाओ, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। जो पानी है जो उद्योगों के द्वारा सीधा का सीधा नदियों में छोड़ा जा रहा है, उसको क्या किया जाना चाहिए आपके सामने, उसको पहले ट्रीटमेंट करो, सीवरेज को ट्रीटमेंट करो, फिर यमुना जैसी और कोई नदियां उसमें छोड़ो। इससे क्या होगा, आपके सामने जल प्रदूषण कम देखने को मिलेगा। कचरा प्रबंधन, काफी बार क्या किया जाता है, लोग भाई धार्मिक आस्था होती है लोगों की, नदियों में या नदी पोखरों में सीधा का सीधा कचरा फैल देते हैं। इस पे भी रोक लगनी चाहिए। आप हम सबको भी जागरूक होना चाहिए जीवन में कि हमें उस कचरे को प्रबंधन करके आपके सामने सही से नदियों वगैरह में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से। एक एक पर्सन को बहुत प्यार से समझा रहा हूं, यही पर्सन देखने को मिलेंगे आपके सामने। अगले वाला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है आपके सामने, किस कारण फैलता है ध्वनि प्रदूषण,
वाहन, मशीनें और जो लाउड स्पीकर होते हैं, इनके कारण क्या दिखाई देता है आपके सामने, जो ध्वनि प्रदूषण है वो फैलता है। किसके कारण? आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो वाहन चलते हैं, अलग अलग प्रकार की जो मशीनें हैं, अलग अलग प्रकार के जो लाउड स्पीकर होते हैं, इनसे क्या होता है भाई आपके सामने। अब देखो, शहरों में जाओगे तो आपके सामने आपकी सारे दिन बू माँ कू का की आवाज सुनती रहेगी। गांव में रहोगे इतनी आवाज नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ध्वनि प्रदूषण है, हर समय गाड़ियों के हॉर्न चलते रहते हैं, वो उद्योगों में मशीनें चलती रहती हैं, लोग लाउड स्पीकर से गाने सुनते रहते हैं, तो इससे क्या प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आप कभी जाना, कुछ सुनसान एक जंगलों में रहना, आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। क्या प्रभाव होता है भाई इस जो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है, इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है तनाव, स्ट्रेस, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। समझ में आ गया? बहरेपन, आपके कान है वो उनमें बहरापन देखने को मिल सकता है, और काफी लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं। अनिद्रा मतलब लोगों को समय पर नींद नहीं आती है। समझ में आ गया? तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है, तनाव का शिकार हो सकते हो, बहरेपन का शिकार हो सकते हो, अनिद्रा का शिकार हो सकते हो। नियंत्रण, ध्वनि मानक, हमें जो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उसको अगर नियंत्रित करना चाहते हैं, अगर हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ध्वनि के मानक, जैसे कोई भी हॉर्न है उसको आप भाई 50 से 60-70 डेसिबल से ज्यादा नहीं बजाना चाहिए। डीजे है उनको रात को समय, सुबह नहीं बजाना है, शाम के समय नहीं बजाना है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मानक रखने चाहिए। 10 बजे के बाद में नहीं बजाना है। हरित पट्टियां लगानी चाहिए आपको। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको संरक्षित करना चाहिए जहां पर शोरगुल कम से कम हो सके। समझ में आ गया? तो ये होता है आपके सामने ध्वनि प्रदूषण। किसके वजह से फैलता है? वाहन हो गए, मशीनें हो गए, लाउड स्पीकर की वजह से फैलता है। लोगों के जीवन में तनाव, बहरेपन व अनिद्रा जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। चलिए भाई अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने मृदा प्रदूषण। क्या होता है मृदा प्रदूषण? मिट्टी के अंदर, मिट्टी है वो अपनी उपजाऊता खत्म करती चली जाती है। पहले आपके समय भाई आपके दादाजी कहते थे भाई पहले तो कि जोर को ना जोया कर, तो माला खेत में यूं 15-15 बोरी हो जाया करती, आजकल तो 10-11 को ना कोई मुश्किल लग गया। सुने हम थे आपके सामने। तो इसी को वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है आपके सामने? रासायनिक खाद और प्लास्टिक, आपके सामने जो रासायनिक खाद हो गए, प्लास्टिक जैसी चीजें हैं, इसके वजह से आपके सामने जो प्रदूषण है वो फैलता है। जिसमें क्या होता है आपके सामने जितनी भी रासायनिक खाद होती हैं, है ना, ये जो रासायनिक खाद होती हैं ये क्या करती हैं आपके सामने? ये आपकी जमीन को पहले तो बहुत ज्यादा उपजाऊता बढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जमीन है उसको क्या करती चली जाती है? बंजर बनाती चली जाती है, अनुपजाऊ बनाती चली जाती है। अगले वाला है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या होता है आपके सामने? आप सबको पता है प्लास्टिक को गलने में आपके सामने हजारों सालों का समय लगता है। कितने साल का समय लग जाता है? हजारों सालों का समय लगता है, और ये गलता भी नहीं है आसानी से। पता आपको ये बात? तो प्लास्टिक के वजह से भी आपको क्या होता है? आपकी जो प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, देखने को मिलता है। मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है, प्लास्टिक गलता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है। जहां पर प्लास्टिक फैला रहता है वहां पर कुछ नहीं उग सकता है, मिट्टी अपनी उपजाऊतापन खो देती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रभाव, मिट्टी की उर्वरकता में कमी। क्या प्रभाव देखने को मिलता है मृदा प्रदूषण का? मिट्टी है उसमें उसकी उर्वरकता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? समय के साथ भाई कम होती चली जाती है। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जैविक खेती करके। हम क्या कर सकते हैं? जो प्राचीन समय में अपने गाय भैंस की जो खाद वगैरह उनको यूज किया जाता था, उसका उपयोग कर सकते हैं, और कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? कचरा प्रबंधन आपके सामने किया जा सकता है। जो कचरा होता है उसको प्रबंधन करके अपने यहां अच्छे से मतलब क्या कर सकते हैं? उनको प्रबंधन कर सकते हैं जिससे और ज्यादा कचरा नहीं फैले। अगले वाला है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये कौन सा प्रदूषण होता है भाई? एक थोड़ा अलग प्रकार का प्रदूषण है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में आप कम जानते होंगे, चलिए बताते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है? स्रोत क्या होते हैं? परमाणु षड्यंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं। इससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल होते हैं वो फैलते हैं। समझ में आ गया? या कोई न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर एक्टिविटी का आपके सामने जो क्या किया जाता है, कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी का अपन परीक्षण वगैरह करते हैं, इससे क्या आपके सामने जो प्रदूषण है वो फैलता है। समझ में आ गया? तो यही जो रेडियोधर्मी आपके सामने प्रदूषण है वो इस वजह से फैलता है। प्रभाव क्या होता है?
कैंसर, अनुवांशिक दोष जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है? कैंसर जैसी व अनुवांशिक दोष जैसी बीमारियां आपके सामने देखने को मिलती है। जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, किसी के आपके सामने दो कान आ गए, है ना, दो नाक ही नहीं है आपके सामने, हाथ आपके सामने टेढ़े हैं, इस प्रकार की जो अनुवांशिक जेनेटिक बीमारियां देखने को मिलती हैं, है ना। इस झारखंड का एक क्षेत्र है जहां पर आपके सामने जो रेडियोथर्मी, आपके सामने जो यूरेनियम होता है ना, वो यूरेनियम निकलता है, और यूरेनियम के निकलने के कारण उस झारखंड के उस क्षेत्र का नाम मैं भूल गया, वहां के लोगों के पैर वगैरह भी टेढ़े हैं, उनके पेट देखोगे आपके सामने, जो हाथ हैं वो दो हैं, किसी के है ही नहीं, बहुत बड़ी विकट समस्या है वहां पर, है ना। ये अनुवांशिक दोष देखने को मिलता है रेडियोधर्मी प्रदूषणों के कारण। और यही समस्या आपके सामने जो राजस्थान का जो जैसलमेर का क्षेत्र है, जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था, वहां पर भी समस्या देखने को मिलती है। अगले वाला, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सुरक्षित भंडारण करके। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, इस प्रकार का भंडारण करना चाहिए आपके सामने जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं इनका। समझ में आ गया अच्छे से? वही इनका थोड़ा ध्यान से आपको इनको प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले वाला है पारिस्थितिक तंत्र। क्या होते हैं पारिस्थितिक तंत्र? जीवों और उनके पर्यावरणों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसको, जो जितने भी जीव होते हैं और जो जीव और उनके जो जीव होते हैं और पर्यावरण के बीच में जो आपसी संबंध पाया जाता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब क्या क्या होते हैं उसके अंदर? पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तीन तीन चीजें होती हैं। उत्पादकता, उत्पादन करने वाले जितने भी पेड़ होते हैं ना आपके सामने, पेड़ होते हैं, घास हो गई, ये सब उत्पादकता के श्रेणी में आते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। ये क्या करते हैं? शाकाहारी और जीव होते हैं, उनको भोजन उत्पादित करके देते हैं, उनके लिए भोजन प्रदान करने का काम करते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो उस भोजन को उपभोग करने का काम करते हैं, उनको कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। उपघटक, जो आपके सामने शाकाहारी व मांसाहारी जीवों को आपके सामने मिट्टी में मिलाने का, डीकंपोज करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसको उपघटक के नाम से जाना जाता है। एक रोटी को बाहर छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, उसको धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो मिट्टी में मिल जाएगी, वही डीकंपोजर के नाम से जाने जाते हैं। वो जानवर जो ऐसा करते हैं उसको अपन डीकंपोजर के नाम से जानते हैं। अगले वाला, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होती है वो ऊर्जा प्रवाह का सरल रूप होती है, जबकि खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। क्या होता है भाई? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? ऊर्जा का प्रवाह करना। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? सबसे पहले जो उत्पादन करने वाले होते हैं, उत्पादन करने वालों को ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। अब जो उत्पादन करने वाले, जैसे अपन गेहूं है, गेहूं उत्पादित हुआ, उसको शाकाहारी जीव जैसे मनुष्य ने खाया या भेड़ ने खा लिया, बकरी ने, जिसने भी खाया उसको खाया, तो उसको जो सूर्य की ऊर्जा उस गेहूं में गई, गेहूं की ऊर्जा उस भेड़ में गई, उस भेड़ को किसी शेर ने या शाकाहारी जीव ने खाया, जो भेड़ के अंदर ऊर्जा थी वो उस शाकाहारी जीव में गई, फिर उस शाकाहारी जीव को मृत्यु हो गई तो उसको किसी डिकम्पोजर ने खा लिया तो उसकी ऊर्जा उसमें चली गई। ये एक प्रकार का पिरामिड होता है आपके सामने, जिसमें सबसे नीचे आपके सामने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर वो सबसे ऊपर आते हैं। हर आपके सामने पिरामिड के भाग में 10% ऊर्जा वो आपके सामने ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आ गया? इसीलिए तो आपके सामने जो जितना उच्च श्रेणी में होगा डिकम्पोजर में सबसे कम एनर्जी पाई जाती है। जबकि खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। तो अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे जो हिरण है, उस हिरण ने क्या क्या? घास को खा लिया। अब हिरण को शेर ने खा लिया, शेर को किसी आपके सामने उसने खा लिया, ईगल वगैरह ने खा लिया, ईगल को डिकम्पोजर ने खा लिया। तो अलग अलग प्रकार की जाल होती है जहां पे एक जंतु दूसरे जंतु को खाकर, आपके सामने पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन चलाते हैं, उसको खाद्य जाल के नाम से, खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए भाई आपके सामने आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिज्म क्या होता है? यह विचारधारा प्रकृति के स्वतंत्र नैतिक मूल्यों को प्रदान करती है और मानव केंद्रित सोच का विरोध करती है। इकोलॉजिज्म क्या होती है भाई आपके सामने? ये बताती है कि जो संसार है इसमें सिर्फ मनुष्य है ना, मनुष्य का ये प्रकृति नहीं है, बल्कि आपके सामने हर जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है उसका कहीं ना कहीं आपके सामने इस पृथ्वी को या इस प्रकृति को चलाने में उनका योगदान है। समझ में आ गया? अगले वाला है इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या होता है? यह मानता है प्रकृति, महिलाओं और प्रकृति दोनों का शोषण हुआ है, इसलिए इनको संरक्षण करने की जरूरत होती है। मतलब ये यही मानता है कि भाई नारीवाद की जैसी सोच है, जिसमें महिलाएं और इन्होंने प्रकृति दोनों को क्या माना? भाई इनको दोनों का शोषण हुआ है और इनको संरक्षण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए
लास्ट आपके सामने चिपको व आपिको मोमेंट, ये भाई आपके सामने चिपको मोमेंट क्या हुआ था, जिसमें वन जो लोग हैं वो पेड़ों के अंदर चिपक गए थे, पेड़ों के चिपक गए थे भाई। कोई पेड़ों के उत्तराखंड के अंदर की शायद आपके घटना है चिपको मोमेंट की। जो चिपको मोमेंट आपके सामने उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ था 1970 के आसपास शुरुआत हुई थी, जिसमें लोग क्या पेड़ों के चिपक गए थे। कोई उद्योगों के निर्माण के लिए उत्तराखंड के पेड़ों की कटाई चल रही थी, जिसमें आपके सामने लोग वहां पर चिपक गए थे। उसके बाद में ये एक सबसे बड़ा मोमेंट बना, और उसके बाद में 1974 के आसपास क्या देखने को मिला, 1976 में वन्य जीव संरक्षण जो आपके सामने अधिनियम है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये थी यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ते हैं, आपको क्या अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आया? एक बार सारे बच्चे भाई कमेंट करके जरूर बता देना, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर छोड़ दिया करो। अगले वाली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 किससे संबंधित है? सतत विकास व जल संरक्षण से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित आपके सामने क्या है, ये पूरा का पूरा आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है। अच्छा बच्चों, यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़े, तो अगर आप यूनिट नंबर 4 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो यूनिट 1, 2, 3 भी ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो भाई, यूनिट 1, 2 और 3 को पढ़ सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाओ और जाकर फ्री में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और ये पीडीएफ पढ़ लो। और देखो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कहता नहीं हूं लेकिन 700 सब्सक्राइबर कम है अपन किसे 20,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो ताकि 20,000 सब्सक्राइबर वो अपने जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस आपका ये थोड़ी सी कमी है, सब्सक्राइब कर दो भाई। सभी बच्चे वीडियो देखते हो, आप काफी बच्चे वीडियो देखते हैं, आप में से मान लो 95% बच्चे वीडियो देखते हैं, उनका चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। 95 नहीं 99% बच्चों का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करो भाई आप। पहला पॉइंट है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? सतत विकास वो प्रक्रिया होती है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करे कि आने वाले भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों भी पूरे हो जाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? उस प्रकार का डेवलपमेंट जिससे एक पीढ़ी है उसकी जरूरतें भी पूरा हो जाए और आने वाली पीढ़ियां उसकी जरूरतों को भी जरूरतें वो भी पूरा हो सके, उनको भी नुकसान न पहुंचे। जैसे आपका खेत है, आपके खेत में इस समय 10 बोरी होती है एक बीघा के हिसाब से, मान लो किसी की भी इतनी होती नहीं लेकिन मान लो, है ना। तो आपके जो बच्चे उनके जो वो भी खेत को उगाएं, खेत में अनाज उगाएं तो इतनी हो, उसकी उपजाऊता कम नहीं हो। आपको जैसी स्वच्छ हवा मिल रही है उनको भी मिले, स्वच्छ वातावरण आपके बच्चों को भी मिले, आपका जो जीवन सरल और सुगम चल रहा है इस पर्यावरण का, वैसा आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसी को क्या कहा जाता है? सतत विकास। खुद का भी विकास करो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास में योगदान दो, उसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? विकास भी हो और आपके सामने प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचे, इसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। सतत विकास की आवश्यकताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या जरूरतें होती है भाई आपके सामने, क्यों आवश्यकता होती है? आज विश्व अनेक पर्यावरणीय संकटों से घिरा हुआ है। आज अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की आपके सामने कमी देखने को मिलती है। भारत में आपके सामने खनिज तेल नहीं है भाई, नहीं है ना। या धीरे धीरे आज आपके क्षेत्र में देखो पानी की कितनी बड़ी कमी आ रही है, और 10 साल बाद में तो समस्या देखो कितनी ज्यादा और विकट हो जाएगी ना। पानी अपने को भी टैंकरों से मंगाना पड़ेगा। तो ये जो धीरे धीरे संसाधनों की कमी हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की, इसीलिए सतत विकास की जरूरत है। आपको अपने घर के बाहर आपके सामने जो पानी है उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, टाके बनाने चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रयास करने चाहिए। प्रदूषण में वृद्धि, धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण हो गया, चाहे जल प्रदूषण हो गया, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। जल प्रदूषण तो, वायु प्रदूषण तो अपने को दिखता है क्योंकि हवा खराब हो रही है, लेकिन जल प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है। मटके में पानी डालो, उसके देखना बार बार आपके सामने फ्लोराइड की सफेद पट्टी जम जाती है। वो खनिज होते हैं, हानिकारक खनिज होते हैं, आपके किस में जाते हैं? शरीर में जाकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आप जो खाना खाते हो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मिलावटें हैं, जिससे आपके शरीर में आपके समय कितना कैंसर बढ़ रहा है ना। हर किसी का हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्यों आ रहा है? ये प्रदूषण के कारण ही आ रहा है। अगले वाला जल संकट। भारत में लगभग, अगर अलग अलग प्रकार का डाटा ये कहता है, हमारे 75% ऐसी जनसंख्या है जिसके पास स्वच्छ जल पीने का नहीं है। भारत सरकार का आंकड़ा है।
अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी। तो सोचिए कितनी बड़ी विकट समस्या आपके सामने जल संकट की। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में भी परिवर्तन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके सामने। पहले वातावरण आपके सामने